ওই সময় তোমার যেন আরো কেনা উচিত ছিল। আমি জানি একটু ভয় পাওয়া যায় লোক, কিন্তু তোমার তখন আরো কেনা উচিত ছিল।
देख सकते हो, एक बेंट रूल है और ड्रैगोज रूल है, ठीक है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना, अगर ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया। अच्छा, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, इसको बड़े प्यार से और अच्छे से समझो। क्या बोला मैंने, टॉपिक का नाम आप लोगों ने रख दिया बेंट रूल। तो आराम से समझते जाना है क्या। टॉपिक मैंने पहले लिख देना है, दैट इज कॉल्ड बेंट रूल, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5, तो आपने तुरंत लिख दिया सर PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d है और इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बायपिरामिडल होने वाला है। यानी यहाँ पे आपने P लगा दिया, इस जगह पे Cl, इस जगह पे Cl और इस जगह पे Cl, और यहाँ पे भी एक आपने लगा दिया Cl और इस जगह पे Cl। क्या ये सही है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल एकदम सही है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर है। और आपको पता है इसका बॉन्ड एंगल होता कितना है बच्चों, 90 डिग्री और 120 डिग्री। ये वाला जो आपका बॉन्ड एंगल है वो आपको सबको पता है, ट्राइगोनल है ये वाला और ऊपर वाला एक्सियल पोजीशन है। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। यानी जो ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होती है उसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 और 90 डिग्री का होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझने की बात है, ये वाला जो आप तीन सीधी लंबी लाइन जो देख रहे हो बच्चों, उस लंबी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड। मतलब आपको तो बेसिक चीज सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। यानी ये जो पोजीशन है, ये वाला जो आप पोजीशन देख रहे हो, इन पोजीशनों को बोला जाता है बच्चों एक्सियल पोजीशन। क्लियर? उसके बाद ये जो लाइन आप देख रहे हो, इनको बोला जाता है कौन सा बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर इसमें पूछा जाए PCl5 में कितने इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो आप बोलोगे सर 1, 2 और 3। और कितने आपके एक्सियल पोजीशन है, 2। यानी कितने इक्वेटोरियल बॉन्ड हो जाएंगे, आप बोलोगे सर, पार्डन, आप इसमें तुरंत आराम से आ जाओगे और बोलोगे 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड और आराम से 2 एक्ट। देखो अभी मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूं जो आपके दिमाग में पहले से है और आपने पढ़ रखा है, ये हो गया। और आप देख रहे हो, अगर फिगर से आप देखोगे तो आपको दिख रहा है सर एक्सियल बॉन्ड जो होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़ा, बिल्कुल फिगर से। और फिगर में मैंने यहां पे भी लिख दिया कि एक्सियल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़ा होता है। ये फिगर से आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब PCl5 में आपने क्या देखा कि जब मैंने PCl5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो सारे क्लोरीन ही थे, तो कहीं पर भी क्लोरीन को लगा दो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब मैं दूसरा फॉर्मूला लिखने वाला हूं, दूसरा मैंने लिख दिया बच्चों SF4। आपको पता है SF4 में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या, चेक करके देख लो। हाँ, अब SF4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन सल्फर के साथ कितने आपके फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन ही आपके जुड़े हुए हैं। तो चलो मैंने जोड़ना स्टार्ट कर दिया, इसका स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। यहाँ लगा दिया मैंने फ्लोरीन, यहाँ लगा दिया फ्लोरीन, यहाँ लगा दिया फ्लोरीन और यहाँ लगा दिया फ्लोरीन। और इस जगह पे आपको पता है एक लोन पेयर भी बचता है, बिल्कुल। और मैंने इस तरीके से इसको थोड़ा सा ये कर दिया, कोई प्रॉब्लम इसमें। और ये स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा ये इस तरीके से आ जाएगा बच्चों, इस तरीके से। हाँ मतलब समझने के लिए है, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। ये पोजीशन, ये जो स्ट्रक्चर होगा आप तुरंत बोलोगे सर ये तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, लेकिन ये जो इसका स्ट्रक्चर हम दिखते हैं, जो ज्योमेट्री हम दिख रहे हैं वो सीसो है। ऊपर वाले का हमने क्या देखा, पेंटागोनल सॉरी ट्राइगोनल बायपिरामिडल, कोई प्रॉब्लम, लेकिन हाइब्रिडेशन सबका sp3 है, डी है। अच्छा, अब फिर से मैंने आपसे पूछा कि बच्चा जल्दी से बता दो ClF3 का, ठीक है। आपने बोला सर ClF3 में भी सर sp3d ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। मैंने बोला बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैं बोलूं ClF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो आप पढ़ के आए हो, बुक में भी आपने पढ़ रखा है, तो आप बोलोगे कि सर ये हो गया ClF3 का स्ट्रक्चर, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे सर आपके लोन पेयर है, तो मैंने इस तरीके से आपको शो कर दिया। तो आप इस तरह से जोड़ भी सकते हो डायरेक्टली, हाँ ये तो आप लोग जब सब जानते हो। ये आपने ClF3 कर दिया और आपने देखा हाइब्रिडेशन sp3 है, लेकिन इसका शेप क्या आ जाएगा,
टी शेप्ड हो गया। बोलो कहीं किसी को प्रॉब्लम है? आप बोलोगे नहीं सर, बात तो आप सही बोल रहे हो, इसमें क्या नया चीज सिखा रहे हो, हाइब्रिडेशन सबका सीख है, ये तो वेस्पार थ्योरी में आप हम लोग को पढ़ा चुके हैं। हाँ, समझते जाना चीजें एकदम बिल्कुल आसानी से, धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं। और जो आपको पता है मेरा लॉजिक होता है हमेशा धीरे धीरे बढ़ना। XCF2 का स्ट्रक्चर, अब फिर बोलोगे सर इसका हाइब्रिडेशन भी sp3d है, चेक करो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने XPF2 का स्ट्रक्चर बना दिया सर, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, और इस जगह पे सर जो यहाँ पे लोन पेयर, इस जगह पे सर लोन पेयर, और इस जगह पे लोन पेयर। बहुत अच्छी बात है, इस तरीके से आपने जोड़ दिया, बड़े खुशी खुशी आप आराम से बोल दिए। और सर XCF2 का जो वेस्पार थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री और जो शेप हमको दिखता है सर वो लीनियर दिखता है, लेकिन हाइब्रिडेशन सब में क्या है, sp3d हाइब्रिडेशन है। बड़े मजेदार तरीके से आप आ गए। अब ये चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल सेट है, आपने माइंड में सेट कर लिया, बिल्कुल मैंने स्ट्रक्चर सर ड्रॉ कर लिया, क्योंकि मैंने बुक में पढ़ा था। तो अब इसमें प्रॉब्लम कहां आई, तो वो प्रॉब्लम अब ध्यान से देखो। अब आप मुझसे कह सकते हो कि सर आपने जो ClF3 का स्ट्रक्चर बनाया, मैं इसको यहां Cl लगा दिया और मैं यहां पे लोन पेयर लगाऊंगा। ध्यान से समझना बच्चा, और मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाऊंगा। यानी आपने कहा कि लोन पेयर, बच्चों आपने लोन पेयर सर इस जगह पे लगाया, और आपने ऐसा यहां पे फ्लोरीन लगा दिया, यहां फ्लोरीन लगा दिया, और इस जगह पे फ्लोरीन लगा दिया। आपका कहना होगा कि सर ये वाला स्ट्रक्चर आपका ट्रू क्यों है और ये वाला मैं क्यों नहीं बना सकती? आखिर क्या लॉजिक है? बात तो वही सेम है, मैं लोन पर यहां भी लगा सकती हूं क्योंकि सारा पोजीशन तो सेम ही है। ClF3 में किसने कहा कि ये जो है पोजीशन आपका इस तरीके से होगा, ये स्ट्रक्चर ही सही है, ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं है? दूसरा, XF4 मैंने बना दिया। अब XF4 में मैंने बनाया बच्चों इस तरीके से, आप मैंने फ्लोरीन लगा दिया, इस तरह से फ्लोरीन लगा दिया, और इस जगह पे है, और इस जगह पे मैंने फ्लोरीन, और इस जगह सीसॉ स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, अब आप बोलोगे नहीं सर मेरी मर्जी है, मैं जो हूं इस जगह पे लोन पे लगाऊंगी और यहां पे या लगाऊंगा जो वट इस जगह पे। तो मैं बोलूंगा नहीं बच्चा, ये वाला तुम्हारा रॉन्ग है, ये वाला सही है। तो ये जो लोन पेयर का जो आप पोजीशन देख रहे हो वो फिक्स क्यों करके रखा है? आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है? अगर मैं फिर से बनाऊं XCF2 का भी जो स्ट्रक्चर बनाया, मैंने क्या बोला बच्चों, XCF2 का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, और ये इस तरीके से यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, और यहाँ पे लोन पेयर। आपने बोला नहीं सर मेरा मर्जी या मेरी मर्जी, मैं यहाँ पे और इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाऊंगा। लेकिन मैं तुमको बोलूंगा नहीं, तुम ये बनाओ, ये वाला सही है और ये वाला रॉन्ग है। आपके मन में होता सर ये क्या आप फालतू बातें कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये जो क्यों मेरी मर्जी है, मैं लोन पेयर को कहीं पर भी लगा दूं। लेकिन आप देख रहे हो हर एक फिगर में लोन पेयर का कहीं ना कहीं एक एग्जैक्ट पोजीशन हो रहा है, और उस एग्जैक्ट पोजीशन को अगर आप बना दे रहे हो तब आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब जब लोन पेयर का एग्जैक्ट पोजीशन आता है तभी तो इसका शेप आपको टी शेप दिखता है, तभी तो आपको टी शेप दिखता है। ये थोड़ा सा इस तरह से बेंड होगा, ये देखो टी शेप है। यहां कौन सा शेप आपको टी शेप दिख रहा है? यहां पे भी लोन पेयर का एग्जैक्ट पोजीशन है, तभी तो ये आपको सीसॉ दिख रहा है। यानी वेस्पार थ्योरी कहीं ना कहीं बोल रहा है भाई मैंने लोन पेयर का पोजीशन को फिक्स किया था तभी तो ये शेप आ रहा है। अब आपको इस तरह से आपने सेट किया तभी तो आपको लीनियर दिखा। अगर इस तरह से आप सेट करते तो कहां लीनियर है? ये देखो एकदम तीनों एटम एक लाइन में है, लीनियर एटम है। और ये देखो इस तरह से इसको हटा दे तो ये थोड़ा सा इस तरह से बेंड करता हुआ है, तो ये टी शेप दिख रहा है। इंग्लिश में टी इस तरह से लिखते हैं ना, ये दिख रहा है। लेकिन अगर ये मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कहां टी से टी सेफ है, कहां तीनों एटम टी टी जैसा कुछ बना रहे हैं? यानी जो वेस्पार थ्योरी आई, जो एग्जैक्ट ज्योमेट्री वो बना के दिए हैं, उसका पीछे उसका लॉजिक बनाया। और वो लॉजिक क्या था? उसने बोला कि लोन पेयर का पोजीशन एकदम हम फिक्स रखेंगे, उसको उसमें आप बदल नहीं सकते, अगर बदल दिए तो आप गए। माइंड में सेट। अब एक और आ जाता है, अब चीजें समझते जाना बच्चों, बहुत बेहतरीन चीज मैं बता रहा हूं। PCl3F2, आप बोलोगे हाँ सर क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका हाइब्रिडेशन भी sp3d है हाइब्रिडेशन सर। और इस तरह से मैंने उसको लोकेट कर दिया, ये Cl है, ये Cl है, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे F है, और यहाँ पे F है। आप आराम से यहाँ आके आराम से बैठ गए, कहीं कोई पोजीशन नहीं है। अब मैं बोलूंगा किसने कहा कि ये स्ट्रक्चर होगा? नहीं, मेरा मर्जी है, मैं यहाँ ऐसे लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये। अब आप बड़े कंफ्यूजन में आ गए, सर इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर सही है? मैं टीचर हूं तो मुझे पता है, और मैं तुरंत यहां पे आके बोला कि बच्चा ये स्ट्रक्चर सही है, ये वाला गलत है। आपके मन में बात आ गई कि सर क्लोरीन फ्लोरीन ठीक है, दोनों ये वाला भी हो सकता है, ये वाला। आप क्यों कह रहे हो कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा यही होगा, यानी इसकी जो ज्योमेट्री होगी ये एक्चुअली सही है, ये अरेंजमेंट कंप्लीटली सही है एटम्स का?
तब इन सारी चीजों को दूर करने के लिए बेंट महाराज आए और बेंट ने कहा कि बच्चों इसके पीछे लॉजिक है। तो बेंट रूल क्या कहा पहले थोड़ा समझ लो, कॉपी कलम उठाओ और लिखना स्टार्ट करो। और उसको आपको पता है मैं एक्सप्लेनेशन भी देता हूं, इन्हें प्रूफ भी कर दूंगा, इन्हें ड्राइव भी कर दूंगा आपको कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन पहले स्टेटमेंट लिखो। चलिए कॉपी कलम उठाइए और लिख दीजिए स्टेटमेंट। लिखना क्या है, लिखो अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, according to Bent rule, in case of sp3 hybridization, ब्रैकेट में लिख देना टीबीपी ट्राइगोनल बायपिरामिडल, जो उसका एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू आते हैं, ठीक है, लिख लिया। लोन पेयर प्रीफर टू स्टे एट इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोला मैंने, लोन पेयर प्रीफर टू स्टे एट इक्वेटोरियल पोजीशन। यानी अगर टीबीपी ज्योमेट्री है, टीबीपी है आपका केस और sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और किसी भी कंपोनेंट में अगर आपके लोन पेयर हैं, तो उस केस में लोन पेयर कहां स्टे करेगा, प्रीफर टू स्टे एट इक्वेटोरियल पोजीशन। whereas highly electronegative atom prefer to stay at axial position। समझ में आया? यानी लोन पेयर कहां स्टे करेगा बच्चों, सिंपल सी बात है, लोन पेयर स्टे करेगा आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्टे करेगा एक्सियल पोजीशन पे। ये लिख लिया आप लोगों ने, आई होप सो। अब आप देखो यहाँ पे फास्फोरस क्लोरीन और फ्लोरीन में कौन सा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो बताओ फ्लोरीन कौन सा स्ट्रक्चर सही है, यानी जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कहां होगा, एक्सियल पोजीशन पे होगा, यानी ये स्ट्रक्चर सही है और ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है। दूसरा ClF3 में क्या बोला, लोन पेयर कहां, कौन सा स्ट्रक्चर सही है सर, ये क्यों, क्योंकि लोन पेयर कहां एग्जैक्ट स्टे करेगा बच्चों, इक्वेटोरियल पोजीशन में, अकॉर्डिंग टू बेंट रूल। ये बेंट रूल है, ठीक है। अच्छा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालना तो सबको आता होगा, याद करो मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था, और इसके बाद भी अगर नहीं आता होगा तो बच्चों मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर से सिखाऊं या आ जाए, फिर से एक बार सीख लो कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 × 7 कितने हो गए, 21, और 7 कितने हो गए बच्चों, जल्दी बता दो, 21 और 7 कितने हो गए, 28 हो गए ना। देखो गलत तो नहीं है, बता देना। अब 28 तो किससे डिवाइड करोगे, 8 से, 8 3 जा 24, बचा कितना 4, तो क्या लिखोगे 4/2, यानी क्या हो जाएगा 3 + 2 टोटल 5, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3d बताया था, ये वाला फॉर्मूला सिखाया था ना। अरे x इज इक्वल टू क्यू प्लस r/2, हाँ याद आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। यानी ये 3 आपके क्या हो गए, बोन पेयर, और ये 2 आपके क्या हो गए, लोन पेयर। सिखाया था, आई थिंक सबको याद है, हाँ भी बोल दिया करो, ठीक है। तो इस तरह से आपने 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, देखो 3 बॉन्ड और 2 लोन, तो आपको बेंट रूल समझ में आ चुका। यानी जीवन में हमेशा याद रखोगे, अगर टीबीपी ज्योमेट्री है, अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d है, तो उसमें बहुत सारे आपको डिफरेंट लोकेशन दिखेंगे, जिसमें आपको टी शेप बनता हुआ दिखेगा, लीनियर बनता हुआ दिखेगा, शीसॉ बनता हुआ दिखेगा, नॉर्मल डायरेक्ट ट्राइगोनल बायपिरामिडल भी आपको दिखेगा, ये सारी चीजें दिखती है। किसके लिए क्या केस होगा, लोन पेयर कहां रहेंगे और कौन सा पोजीशन आपको जो स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, वो चीजें बेंट ने थोड़ा मॉडिफाइड करके बता दिया था। यहां तक आपको ये चीजें समझ में आ चुकी, आई थिंक इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और होगी भी नहीं। क्यों होगी बच्चों, तुम लोग बहुत ऐसे भी बहुत ज्यादा आप लोग टैलेंटेड हो। चलिए अब बात यहां आती है कि सर ठीक है, मैंने मान लिया कि बेंट रूल में ऐसा होता है, लेकिन सर आपका क्वेश्चन आता है, सर क्यों ऐसा हुआ, व्हाई, समझा क्यों। चलो, तो मैं आपको पता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका आपका जो ज्योमेट्री आया वो क्या आया, टीबीपी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, यानी कहीं ना कहीं इस तरीके से है। देखो तो बच्चों ये ट्राइंगल बना और यहाँ पे इस तरीके से कुछ इस तरह से पोजीशन होता है क्या, हाँ, यानी पहला ट्राइंगुलर है और दूसरा आपका ये परपेंडिकुलर है, ऐसा तो है। यानी sp3d को क्या मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, sp2 + pd। देखो तो बच्चों ये sp2 मतलब ये जो ट्राइंगुलर प्लेनर है, ये देख रहे हो, ये वाला
sp2 हैबिटेशन का जो होता है उस समय उसका ज्योमेट्री क्या था, ट्रायंगुलर प्लेनर, ये देख लो। और ये जो pd से आया ये एक्सियल पोजीशन बन गया। यानी जो इक्वेटोरियल ऑर्बिटल हैं वो ये जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये वाला जो पोजीशन है वो क्या है, एक्सियल ऑर्बिटल है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये आपका एक्सियल ऑर्बिटल यानी एक्सियल पॉइंट को बना दिया, एक्सियल बॉन्ड को बनाने में मदद किया, और ये आपका क्या है, इक्वेटोरियल ऑर्बिटल है देखो तो बच्चों। यानी अगर ये आपका पूरा शेप बना तो मैं इस तरीके से अगर बनाऊं, यहां पे मैंने लगा दिया, इस तरीके से अगर मैं बना दूं तो ये जो आपका पहला ट्राइगोनल बना वो किससे बना, इक्वेटोरियल से, यानी sp2, तभी तो ट्राइंगुलर हुआ। और बाकी जो ये जो एक्सियल बना ये वाला, ये किससे बना बच्चों, एक्सियल ऑर्बिटल से, एक्सियल पोजीशन। यहां तक किसी को डाउट है? और ओवरऑल ज्योमेट्री क्या आती है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, मतलब 3 इक्वेटोरियल ऑर्बिटल से ट्राइंगुलर प्लेनर, यानी ये वाला और ये वाला, यानी sp2, और ये जो pd है ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी एक्सियल ऑर्बिटल हो गया। माइंड में सबका सेट, देखो तो बच्चों, हाँ सबका सेट हो गया। आई होप सो ये चीजें समझ में आ चुकी, इसलिए इसको ट्राइगोनल बायपिरामिडल बोला जाता है। समझ में आया ना, यानी इस तरीके से लगाएंगे। चलो अच्छी बात है, यहां तक आपको समझ में आ चुका। अब देखो तो बच्चों थोड़ा लॉजिक समझो। अब जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहां पे आपका परसेंटेज s कैरेक्टर है क्या, देखो तो चलो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यानी परसेंटेज s कैरेक्टर है। कितना परसेंट s कैरेक्टर होगा आपको पता है सर, 33.3% s कैरेक्टर होगा, सबको पता है बच्चों, टोटल 100 होते हैं। और p या d में आप देखोगे नो s, यानी s कैरेक्टर इसमें है ही नहीं। इसमें है क्या बच्चों, p और d। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा मुझे बताओ, इस तरह से थोड़ा सोच के बताना बच्चों, समझना। जब ट्राइंगुलर मतलब इक्वेटोरियल ऑर्बिटल जो ये वाला पहला जो आपका बना, इसमें ये पोजीशन यहां जो इस तरह से हमने इसको ज्वाइन किया, तो आपको पता ये कहां इक्वेटोरियल ऑर्बिटल यानी एस कैरेक्टर है। और ऊपर वाला जो आप एक्सियल बनाओ उसमें एस कैरेक्टर है ही नहीं, सिर्फ पी और डी है। अब मुझे बताओ कि न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा क्लोज कौन रहता है, पहले ये बताओ। आप बोलोगे सर न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा क्लोज तो एस रहता है, उसके बाद पी आता है, और उसके बाद क्या होता है सर, डी, और उसके बाद एफ होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हाँ आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, पहला परसेंटेज एस कैरेक्टर, ध्यान से देखना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको याद करो परसेंटेज एस कैरेक्टर से और क्या बढ़ता है। अब मैं बोलूं C2H4 का स्ट्रक्चर, थोड़ा समझ लेना, ये मैंने C2H4 बना दिया, अच्छा, और मैंने बनाया CH, ठीक है। अब याद करो जब मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा था तब बताते इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2, इसमें कौन सा, sp। अब मैं बोलूं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा है, तो याद करो मैंने बोला था जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है क्या। हाँ याद आ गया सबको, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन है, एसिटिलीन का ये कार्बन, उसके बाद आपका क्या हो गया, इथिलीन का ये वाला कार्बन, और सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा वो मीथेन का ये कार्बन, क्योंकि इसमें क्या है sp3। यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर फिर से किस पे डिपेंड करता है, तुरंत आप बोलोगे सर परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या ये सबको समझ में आ गया, या यहां तक किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें आपको मैं पहले भी बता चुका था और आपके आंखों के सामने भी विजिबल हो रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब मुझे बताओ शेप किसका सबसे बड़ा होता है, एस ऑर्बिटल का या पी ऑर्बिटल का, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, शेप किसका सबसे बड़ा होता है, एस ऑर्बिटल का या पी ऑर्बिटल का। आपको पता है एस का शेप क्या होता है बच्चों, तुरंत आप बोलोगे सर कि सर एस का शेप जो होता है सर वो स्फेरिकल होता है, और पी का शेप कैसा होता है सर, डम्बेल होता है। ये एस इतना पिद्दा सा है और ये पी है, यानी जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा आपको पता उस बॉन्ड का जो लेंथ है वो कम होता जाएगा, और जैसे जैसे एस कैरेक्टर घटेगा वो बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा। ये सबके माइंड में सेट है। अब आप देखो कि जो इक्वेटोरियल ऑर्बिटल है उसमें एस कैरेक्टर है, लेकिन एक्सियल ऑर्बिटल जो है जिससे एक्सियल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ उसमें एस ऑर्बिटल नहीं है,
पी और डी है, तो आपको पता है पी का साइज डी का साइज एस से बड़ा होता है, तो एक्सियल ऑर्बिटल से जो आपका वो बॉन्ड बन गया उसका लेंथ बड़ा होगा या नहीं? यस होगा। यानी आपको पता है एक्सियल बॉन्ड लेंथ हमेशा इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़ा होता है, हेंस प्रूफ। बोलो, यहां समझ में आया? जो बुक में लिखा होता है वाई एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, तो आप सामने वाले को समझा सकते हो, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड जो बना वो पीडी ऑर्बिटल पीडी अप्रोच से बना, ये ऑर्बिटल एक्सियल ऑर्बिटल से, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड बना वो इक्वेटोरियल ऑर्बिटल अप्रोच से बना। इसी तरह से तो बनाते हैं हम लोग, और ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में बता चुका था। तो अब आप डंके की चोट से बता सकते हो कि सर एक्सियल बॉन्ड में एस कैरेक्टर है ही नहीं, और एस कैरेक्टर नहीं है तो एक्सियल बॉन्ड का साइन इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़ा होगा। लो, ये वीवीआई हो गया। माइंड में सबका सेट? किसी को कोई एक एक करके हर चीज का आंसर देना, अभी तक पहुंचे नहीं है, ये आपको माइंड में मैंने सेट करवा दिया। आई होप सो बड़े मजेदार तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए, एक आंसर आपके पास आ गया, हेंस प्रूव्ड, वेरीफाइड हो गया। अब आ जाओ। अब मैंने बोला कि परसेंटेज एस कैरेक्टर मतलब क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, और परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब मैंने Cl(F3) बना दिया। अब आपने क्या किया कि धड़ाधड़ आपने स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया। सर ये यहां पे इस तरीके से सर मेरा स्ट्रक्चर होगा, ये सर एफ, यहाँ पे ये एफ, और ये लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे। दूसरा स्टूडेंट बोला नहीं, यहाँ पे होगा, यहाँ पे इस जगह पे होगा, ठीक है, तो इस जगह पे, इस जगह पे, और ऐसा। तो अब आपको मैंने बेंट रूल बता दिया, बेंट रूल से आप तुरंत टिक करके सामने वाले से लड़ पड़ोगे, ये वाला रॉन्ग है, ये वाला सही है। अब लॉजिक आ जाओ, मैंने क्या बोला कि जो इक्वेटोरियल ऑर्बिटल है, ये जो बॉन्ड्स बने, ये किससे मिलकर बने? sp2 से। ये sp2 ही तो है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन, ये sp2 ही तो है। यानी इक्वेटोरियल पोजीशन में s कैरेक्टर है, लेकिन एक्सियल ऑर्बिटल जो एक्सियल पोजीशन में है, ये क्या है? pd है। ये क्या है? pd है। इस दोनों जगह पे आपके कहीं पर भी s कैरेक्टर नहीं है, और अगर s कैरेक्टर होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और आपको पता है ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां रहना चाहेगा, और एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। तो जिस जगह पे एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वहीं तो लोन पेयर रहेगा, क्योंकि लोन पेयर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के पास रहना चाहता है। बच्चा लोग समझ में आ गया? क्या बोला मैंने कि लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव उस जगह पे रहेगा जो न्यूक्लियस से क्या है? क्लोज है। तो न्यूक्लियस से क्लोज कौन है? sp2 वाले। न्यूक्लियस से दूर ये वाला क्या है? pd वाला। यानी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा? ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इस जगह पे sp2 है, और sp2 मतलब s कैरेक्टर है, और s कैरेक्टर मतलब न्यूक्लियस से क्लोजनेस है। और लोन पेयर कहां रहना चाहेगा? उस जगह पे रहना चाहेगा जहां पे एस कैरेक्टर है, और उस जगह पे नहीं रहना चाहेगा जहां पे एस कैरेक्टर नहीं है। तो अब आराम से आपको बोल सकते हो कि सर इसको मिटा दीजिए, जो आप मिटा रहे हो वो रॉन्ग है, क्योंकि इस जगह पे ही रहेगा, क्योंकि इक्वेटोरियल ऑर्बिटल जो बने हैं, इक्वेटोरियल ऑर्बिटल sp2 इक्वेटोरियल ऑर्बिटल, और जो बॉन्ड बना है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही तो है। हाँ सर, तो यानी Cl(F3) का स्ट्रक्चर आपको वेरीफाइड होते हुए आ चुका कि सर जो स्ट्रक्चर है Cl(F3) का वो अब आप सही बोल चुके हो, और इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका बनना है। क्या सबके दिमाग में सेट है? तो आप डंके की चोट पे बता सकते हो कि ये रहा सर पोजीशन, और यहां पे ये F, ये F, और ये F, और इस तरीके से आप उसको धीरे से जोड़ दो आराम से, ठीक है, और सामने वाले को समझा के आप आ जाओ। और इसको इस तरीके से भी बहुत जगह लिखते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, आखिर हाइब्रिडाइजेशन ही तो है। क्या सबको सेट हो गया? क्योंकि यहाँ पे क्या था? एस कैरेक्टर था, एस मतलब क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के पास कौन रहेगा? लोन पेयर न्यूक्लियस के पास ही रहना चाहता है, तो इसलिए एक्सियल पे नहीं जाएगा, क्योंकि एक्सियल वाला जो बना है उसमें पीडी है, और पीडी में एस कैरेक्टर नहीं है। क्या सबको समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा और आ जाओ, अब थोड़ा सा और आ जाओ। अब आप तुरंत यहां पे बोल सकते हो अब
अब आप बोल सकते हो सर सॉरी पार्डन, जिसको नहीं समझ में आया वो बता देना बच्चों। अरे अब समझ में तो आना चाहिए। अब आप लिखोगे PCl3F2। अब आपने स्ट्रक्चर बना दिया सर, ये F और यहाँ पे Cl, ये Cl और ये Cl। आपके दोस्त ने कहा नहीं नहीं, क्या उल्टा पुल्टा स्ट्रक्चर बना रहे हो, ये है और यहाँ पे Cl और यहाँ पे F है। ठीक है। अब इन दोनों में से अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चा बोलो स्ट्रक्चर किसका सही है, तो आप बोलोगे सर मैं बेंट रूल पढ़ के आई हूं, तो ये स्ट्रक्चर तो होगा नहीं ये, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होगा, एक्सियल पोजीशन पे रहेगा। एम आई राइट बच्चों, एम आई राइट? हाँ बिल्कुल। अब क्यों है थोड़ा समझो। जब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और आपको पता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस जगह पे रहना चाहेगा जहां पे रहने से उसको लेस रिपल्सन मिले, क्योंकि रिपल्सन मिलेगा तो कंपोनेंट क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब जब मैं एक्सियल पोजीशन पे देखता हूं तो ये बना किससे, पीडी से। लेकिन जब मैं इक्वेटोरियल पोजीशन देखता हूं तो इक्वेटोरियल पोजीशन में आपने देखा वो बना किससे, sp2 से। sp2 में आपको पता है s कैरेक्टर है, बिल्कुल s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर यहां पे मैंने फ्लोरीन लग दिया तो फ्लोरीन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा इस जगह पे। तो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में रिपल्सन होता चला जाएगा। तो इस जगह पे अगर मैं फ्लोरीन रखूं, यानी यहां पे अगर फ्लोरीन रखूं तो इस दोनों के बीच में ज्यादा रिपल्सन फील करेगा। लेकिन अगर मैं इस जगह पे फ्लोरीन रखूं तो इस जगह पे आपको पता है एस कैरेक्टर है ही नहीं, तो रिपल्सन कम। और आपको पता है इफ नेट फोर्स इज फोर्स ऑफ रिपल्सन देन बॉन्ड इज नॉट स्टेबल, इफ नेट फोर्स इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन बॉन्ड इज स्टेबल। तो जिस जगह पे नेट रिपल्सन कम हो जाए उस जगह पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे। तो किस जगह पे नेट रिपल्सन कम है, तो सर एक्सियल पोजीशन पे, क्योंकि ये पीडी वाले हैं सर, एस है ही नहीं। एस होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती, लेकिन सर अगर इस पोजीशन पे रखूं तो ये sp2 वाले हैं और sp2 में s कैरेक्टर है, तो अगर मैंने यहां पे फ्लोरीन रख दिया तो सर रिपल्सन होने के चांसेस हैं, और रिपल्सन होने के चांसेस हैं तो बॉन्ड में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कंपाउंड स्टेबल नहीं होंगे। तो इसलिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहां रखोगे, वहां रखोगे जहां पे s कैरेक्टर कम हो। तो ये देखो s कैरेक्टर कहां कम है, ऊपर वाले एक्सियल पोजीशन पे। लगा दिया फ्लोरीन को, हो गया आपका एक्सप्लेनेशन, बड़े मजेदार तरीके से हो गया। और आप डंके की चोट पे सामने वाले को समझा के आ सकते हो कि सर या बच्चे तुम गलत हो, ये मिटा दो और आराम से आप इस चीज को समझ लो। तो हेंस मैंने प्रूफ आपको कर दिया, बेंट रूल। अब आप किसी को भी समझा सकते हो। लेकिन बात आपके यहां खत्म नहीं हुई। मैं स्टूडेंट होता तो मैं पूछता ठीक है सर ये सब चीजें तो बहुत अच्छे, आपने कैसे लिख दिया कि इक्वेटोरियल ऑर्बिटल sp2 है और एक्सियल ऑर्बिटल pd है, किसने आपको बोला है? इसमें मैंने तो कहीं देखा नहीं, आप अपने मन से रट के आ गए और हमें समझा दिया। मैं बोलूंगा नो बच्चा, मैं तुम्हें प्रूफ करके बताऊंगा कि मैंने इक्वेटोरियल ऑर्बिटल जो होते हैं, जो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाने में यहां मदद किया, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही क्यों है, क्यों pd नहीं है, तो वो भी समझ लो। आ जाओ, मैंने PCl5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। बच्चा लोग ध्यान से समझो, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं, मतलब बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा जब मैं लेक्चर खत्म करूंगा तब। ठीक है, तो इसलिए बड़े बेहतरीन तरीके से समझो। मैंने लिख दिया, मुझे नहीं पता ये इक्वेटोरियल, आपको पता है ये वाला बॉन्ड एंगल कितना है बच्चों, 120 डिग्री, और एक्सियल वाला बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। चलिए, अब आप एक फॉर्मूला याद रखना, कॉस्ट एस कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला, कॉस्ट थीटा इज इक्वल टू एस एस माइनस 1। ठीक, अब आपको पता है जब इक्वेटोरियल के लिए मैं निकालूं, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए थीटा की वैल्यू केस 1 देख लो बच्चों, थीटा की वैल्यू 120। तो आप सबको पता है कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2 होती है, अगर मुझे याद है तो, गलत हो तो मुझे नहीं पता, मैथमेटिक्स है बच्चों। ठीक है, आपने लिख दिया, मैंने वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया। सर -1/2 इज इक्वल टू एस एस माइनस 1। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो 2s इज इक्वल टू माइनस एस प्लस 1 हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब ये s इधर आ गया तो 3s इज इक्वल टू 1, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3। 1/3 मतलब 33% हुआ।
अरे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 33 हुआ, यानी जो इक्वेटोरियल पोजीशन का ये बॉन्ड एंगल देखा उसमें एस कैरेक्टर 33% है। तो मुझे बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में sp3 एस कैरेक्टर जो होता है 33% होता है। आप तपाक से बोलोगे सर आपने सिखाया था sp हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर 50% होता है, sp2 में एस कैरेक्टर सर 33.3% होता है, और sp3 में सर ये आपका 25% होता है। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में आपका 33.3 होता है? sp2। यानी जो यहां पे इक्वेटोरियल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ही हुआ है, इसलिए इक्वेटोरियल ऑर्बिटल क्या है? sp2 लो, हेंस प्रूव। तो सामने वाले को आप ये भी प्रूव करके आ सकते हो कि क्यों मैंने इक्वेटोरियल ऑर्बिटल sp2 लिया। ठीक है, अब बोलोगे सर आपने जो एक्सियल ऑर्बिटल है वो आपने बोला इसमें एस कैरेक्टर है ही नहीं, आपने पीडी लिख लिया, ये कहां से किया? मैंने बोला फिर से बच्चा घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे पास इसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो आ जाओ आराम से। अब आपको पता है एक्सियल में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। पुट करो cos 90 इज इक्वल टू क्या होगा? एस एस माइनस वन। यस, cos 90 की वैल्यू याद करो तो क्या होता है सर? जीरो होता है। अरे वाह, जीरो एस माइनस वन, तो एस कैरेक्टर यहाँ पे क्या है बच्चा? जीरो है। तो एस कैरेक्टर जीरो मतलब एस है ही नहीं, तो इसलिए तो पीडी लिखा। आ गया समझ में? ये देखो यहां पर भी मैंने आपको प्रूफ कर दिया क्यों मैंने sp2 और pd में तोड़ा था। क्या किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है। और आपको पता है sp3 में sp3d में d का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है? dz स्क्वायर, ये तो सबको पता है ना, या ये तो पहले ही बता चुका हूं। तो हर चीज का बच्चा लोग एक्सप्लेनेशन होता है, और आप अगर आपके पास पावरफुल एक्सप्लेनेशन है तो आप आराम से पोजीशन भी बता के आ सकते हो और सामने वाले को समझा के भी आ सकते हो बच्चा लोग, कि गलती कहीं नहीं होती, बस डिपेंड करता है आपके थ्योरी में कितना पावर है। अगर पावरफुल थ्योरी है तो आप आराम से कुछ भी बना के आ सकते हो। बोलो मजा आया? आएगा ही यार, सारा मैंने प्रूव कर दिया उसको घर पे। अगर अब उसके बाद जैसे मैंने OSF4 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो अब आप उस तरह से OSF4 का भी स्ट्रक्चर बना दोगे। ये F है सर, यहाँ F है, ये F है, और उसके बाद बचा F, और इस जगह पे डबल बॉन्ड लगा के O बना दिया, और आराम से इसको आप जोड़ सकते हो, जोड़ देना। ठीक है, कौन कहाँ रहा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा एक्सियल पोजीशन पे। देखो एक्सियल पोजीशन पे दो फ्लोरीन पहले मैंने लगा दिया, उसके बाद मैंने रेस्ट बचा ऑक्सीजन को यहां लगा दिया, इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा दिया, काम तमाम। तो अगर कभी पर भी कहीं पर भी स्ट्रक्चर दे तो सामने वाले को आप समझा के आ सकते हो। क्या किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। तो परसेंटेज एच कैरेक्टर से क्या बढ़ता है? क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो परसेंटेज पी कैरेक्टर से क्या होगा बच्चों? लॉन्गेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि साइज बड़ा होगा। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर है तो आपका क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, और अगर परसेंटेज पी कैरेक्टर है तो आपको पता है उससे क्या होगा? थिकनेस बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, ये तो जानते हो ना। बिल्कुल, तो यहां पे लिख दो लॉन्गिटिविटी या थिकनेस बढ़ता है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी, किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यानी अगर परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ता है तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो बोलेंगे मैं वहां जाऊंगा जहां पे परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा है, और लोन पेयर बोलेंगे मैं वहां जाऊंगा जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। यही तो बात है। ठीक है ना? माइंड में सेट क्या बोला मैंने? कि अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो वहां जाएगा जहां पे परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा होगा, और अगर लोन पेयर होगा तो वहां जाएगा जहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसलिए फ्लोरीन कहां जाता है? ऊपर चला जाता है, एक्सियल पोजीशन पे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अरे कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया तो जल्दी से हाँ या ना बोल दो। डिंपल आ गई क्या? बहुत अच्छा, डिंपल समझ में आया तुमको? बताओ, समझ में आया? क्वेश्चन क्या है आपको बताओ, इन दोनों में किसमें एन एन बॉन्ड लेंथ ज्यादा? ये बॉन्ड लेंथ है, पता चला। बॉन्ड एंगल में मत चले जाना, क्योंकि 10 दिन बाद सब भूल जाते हो। क्वेश्चन ये है, और इसमें मैंने पूछा कि बताओ बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन और फाइनली ज्योमेट्री क्या होने वाली है। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। आखिर जब आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे होगे तो दोनों में डिफरेंस देखा होगा, और जब ये पढ़ रहे होगे तो ये चीजें भी आपने देखी होगी। तो बात क्या है, थोड़ा सा समझदार तरीके से आप बताओ मुझे। देखो तो बच्चों, चलो फास्ट।
देखो किसके पास टैलेंट क्या है, यहाँ पे टैलेंट चेक करने की बात है और कुछ नहीं। बाकी तो तुम लोग वैसे, मुझे तुम लोग का टैलेंट पे कोई शक नहीं है, तुम लोग बहुत अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट हो। और अभी बेंट रूल खत्म नहीं हुआ बच्चों, अभी तो शुरुआत है। अभी तो ऐसी ऐसी जगह पे तुम इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि तुम बोलोगे अरे सर ये क्या है। और मैं कंफ्यूज नहीं करता, मतलब बहुत जगह तुमको ऐसा कंफ्यूजन दिखेगा, क्योंकि जब काउंटर होता है तो बहुत बेहतरीन काउंटर होता है। और एक भी काउंटर अपन होने नहीं देंगे, सामने वाले को पूरा समझा के आएंगे। चलिए बच्चा लोग, बहुत अच्छे तरीके से देखिए क्या है, कैसे आप कर सकते हो। ले कोई बताए नहीं, बताओगे नहीं क्या? छोड़ो यार, कोई बता ही नहीं रहा है, मतलब ही नहीं है। मैं बताऊं क्या? अरे जल्दी बोलो। अरे हाँ या ना तो बोलो, मैं बताऊं। ध्यान दो बच्चों, अभी हमने आपको क्या पढ़ा, बेंट रूल बताया। अब आप थोड़ा सा देखो, दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या देख रहा है, थोड़ा मुझे बता दो तो। सर डिफरेंस देख रहा है, इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा है और इसमें एक ऑक्सीजन कम है। ठीक है, यानी यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। अच्छा, अभी बेंट रूल के अकॉर्डिंग लोन पेयर कहाँ रहता है? जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। जब इस जगह पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर कम, तो परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा। हाँ जी सर। और इस जगह पे आपको पता है लोन पेयर है ही नहीं, तो इस जगह पे आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर यहां से क्या होगा, ज्यादा होगा, और परसेंटेज पी कैरेक्टर थोड़ा कम हो जाएगा। बोलो हाँ, समझ में आया? लोन पेयर प्रिफर टू स्टे वेयर द एस कैरेक्टर ज्यादा। तो यानी ये जो जगह है, इस जगह पे अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर एक जगह ज्यादा तो दूसरी जगह कम ही होगा ना। और यहाँ पे ऐसा कोई लोन पेयर है नहीं, तो इसका मतलब इस दोनों के कंपेरिजन में यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा और यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम। और आपको पता है अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है तो आपको पता है बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा। और अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज करता है तो बोलो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, डिक्रीज करता है, साइज के अकॉर्डिंग, अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो बोलो किसमें एन एन बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, तो सर एन एन बॉन्ड लेंथ जो होगा ये वाला ज्यादा, यानी N2O3 में जो एन एन बॉन्ड लेंथ है वो N2O4 में ज्यादा हुआ, क्योंकि जो ये एन एन बॉन्ड है इसमें एस कैरेक्टर कम, और एस का शेप क्या होता है, स्पेरिकल, छोटा साइज होता है। छोटा साइज हो गया तो आपको पता है जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता। बोलो मजा आया? आ गया समझ में? देखो तो कितना आसान था। फिगर देख के आप सामने वाले को समझा के आ सकते हो, कुछ भी नहीं है, बस थियरी आपकी पावरफुल होनी चाहिए। यार ये तो यार ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, इसमें क्या टीचर जो तुम किसी भी टीचर से पढ़ रहे होगे बताया होगा। ये CS3 है, ये CS3 है, दिखने में सेम लग रहा है। ये sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर है, लेकिन ये आपको पता है sp3 होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और आपको पता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां उस जगह पे रहना चाहेगा जहां पे p कैरेक्टर ज्यादा हो। तो अगर इसका sp2 लिखते हो तो यहाँ पे s कैरेक्टर ज्यादा है, p कैरेक्टर कम है, मतलब यहाँ पे 33.3% एस करेक्टर और 67% के अराउंडिंग पी करेक्टर, लेकिन यहाँ पे एस करेक्टर 25% और पी करेक्टर 75% होता है। लेकिन अगर यहाँ बात करूं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, तो सीधा सीधा ये प्लेनर स्ट्रक्चर दे देता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देता है क्या बच्चों? सॉरी ये एच है, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देता है। और यहाँ पे ये प्लेनर, लेकिन CF3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर देगा बच्चों। और ये sp, और इस पोजीशन के चलते ये बोलेगा मैं sp2 नहीं लूंगा। दिखने में तो तुमको sp2 बोलता बोलता नहीं लूंगा मैं sp2, क्योंकि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हूं और तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हूं, तो मुझे ऐसा हाइब्रिडाइजेशन दो, जहां पे ऐसा पोजीशन दो जहां पे p कैरेक्टर ज्यादा हो। तो बोलता तू sp2 लेगा या sp3 लेगा, एक ले ले। तो उसने बोला मैं sp3 लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि इसमें p कैरेक्टर ज्यादा है। तो इसीलिए CF3 का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है और CS3 का स्ट्रक्चर बच्चों ऐसा दिखता है। ये H है, याद रखना। समझ में आया?
तो यहाँ sp2 और यहाँ sp3। घबराने की कोई बात नहीं है, हमेशा समझदारी से काम लिया करो, समझा। और इस पे तो ऑर्गेनिक में तुम पढ़ ही चुके थे, आई थिंक इसको तुमको कोई प्रॉब्लम है होना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया। नीचे वाला का आंसर बताओ। इनको अरेंज करो परसेंटेज एज कैरेक्टर में, और अभी सिखाया परसेंटेज एज कैरेक्टर, अगर ये भी नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करोगे बताओ। और आपको पता है परसेंटेज एज कैरेक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं करते, क्या लिखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे बच्चों, तुरंत CO3 2-। अब हाइब्रिडाइजेशन भी मुझसे लिखवाओगे क्या, CO3 2- का हाइब्रिडाइजेशन ढूंढो, XCF4 का हाइब्रिडाइजेशन ढूंढो। और आपको पता है sp अगर हाइब्रिडाइजेशन हो तो एस कैरेक्टर ज्यादा, तो आपको एस कैरेक्टर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जैसा मन करे एस कैरेक्टर में आप इसको अरेंज कर दो। चलो जल्दी करो, फास्ट टू फास्ट, मिस मत करो। और जिसको समझ में नहीं आया वो तुरंत पूछ सकता है, और नहीं और आ गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, और मुझे पता है तो तुम लोग को आ ही जाएगा। चलो डू फास्ट। थर्ड वाला बता दो, सेकेंड वाला सबको समझ, एस कैरेक्टर सर 25% एस कैरेक्टर, एम आई राइट। और अगर sp3d है तो आपको पता है इस बार 5 लोग हैं, तो 100/5 अराउंड कितना आ जाएगा बच्चों, 100/5 के अराउंड टोटल आ जाएगा 20%, है ना। उसके बाद sp3d2 है, 6 लोग हैं, 100/6 यानी अराउंड 16.6 यानी 16.17 के आसपास, ये याद रखना लो। अगर sp है तो 15% एस कैरेक्टर, sp3 sp3d, तो आंसर क्या होगा, अब आप इजीली कर सकते हो। तो समझदारी अगर आपके पास है तो आप तुरंत 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 स्ट्रक्चर बना के आ सकते हो। चलो समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ थोड़ा सा और थोड़ा टफ पे आपको लेके जाते हैं, और बेहतरीन तरीके से आपको ये भी समझाते हैं। अब मैं बोलूं बच्चों IF7 का हाइब्रिडाइजेशन बोलो, तो आप तुरंत तपाक से जवाब दोगे सर सिंपल है, sp3d3 है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर है। हाँ मैं बोलूंगा अरे यार बिल्कुल पढ़ाया था मैंने, पेंटागोनल तुम जो बोल रहे हो वहां पे कहीं कोई गलती है ही नहीं, बिल्कुल इस तरीके। देखो मेरा स्ट्रक्चर उतना मैं अच्छे से, मैंने ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बच्चों, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन हाँ थियरी थोड़ी बहुत अच्छी है, काम आ जाएगा तुम लोगों को। इस तरीके से मैंने पेंटागोनल कुछ बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश किया है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये बना लिया, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आई के साथ जो है 7 फ्लोरीन ही थे, कहीं कोई डिफरेंस था नहीं, तो आपने कहीं कोई प्रॉब्लम देखा नहीं। और आपको पता है ये वाला पोजीशन जो होता है वो कौन सा पोजीशन होता है, एक्सियल पोजीशन होता है, देखो ऊपर दिख ही रहा है, ठीक है। और ये वाला पोजीशन, ये सब जो दोनों दिखे ना ऊपर नीचे, ये वाला ये एक्सियल पोजीशन है, बाकी सारे क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। और आपको पता है अगर इक्वेटोरियल पोजीशन है तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो आपको पता है वो कितना होता है, 72 डिग्री होता है क्या, हाँ सर याद आ गया। यानी जो आपका sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल होता है 72 डिग्री और 90 डिग्री, 90 डिग्री एक्सियल पोजीशन पे। ये सबको समझ में आ गया, यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है बच्चा। अब मैंने तुमसे बोला कि बच्चा एक स्ट्रक्चर और बनाओ XCF5- का, तो आपने इसका हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन तो ढूंढना सबको आता है ना, इसका हाइब्रिडेशन भी आप जब ढूंढोगे तो sp3d3 हाइब्रिडेशन आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा। अब बोला अरेंज करो, तो आप देखो आपने अरेंज किया तो आपने सर लिखा यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, इस जगह पे फ्लोरीन, इस जगह पे फ्लोरीन, इस जगह पे फ्लोरीन, इस जगह पे आप धीरे धीरे इस तरीके से ज्वाइन करते चले गए, ठीक है। और इस तरह और आपको पता है 2 लोन पेयर बचा, तो इस तरीके से ये दोनों एक्सियल पोजीशन पे आपने डाल दिया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इसका बन गया। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या कर दिया सर आपने, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले हमें पढ़ाया कि जो लोन पेयर होते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं, और आप यहां पे एक्सियल पोजीशन पे डाल दिए। अब क्या हुआ, अब तो बड़ा परेशानी वाली बात हो गई। अब तो परेशान आप हुए कि नहीं परेशान, बोला सर अभी तो थोड़ी देर पहले यहां तो कोई प्रॉब्लम था नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने सर अभी मुझे बोला था कि जिस जगह पे आपका लोन पेयर होगा वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है, और आपने यहां पे एक्सियल पोजीशन पे डाल दिया। अब क्या करें, बहुत ज्यादा परेशानी में आ गए। अब बोलो बच्चों क्या करें, अब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, अब तो बोलो जल्दी से, अरे जल्दी बताओ बच्चा लोग, कौन बता सकता है। वो कंसेप्ट आता है मॉडिफाइड
बेंट रूल। ठीक है, ये याद रखना। और है कुछ नहीं, वही बेंट रूल ही है, थोड़ा समझने की बात है। अच्छा, जब मैंने ClF3 का स्ट्रक्चर बनाया था तो मैंने लोन पेयर हमेशा जो है, मैंने बोला बच्चा लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, आपने बोला हाँ सर, आपने अभी बताया था। ठीक है, मैंने यहां बोला लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझना। जब मैं ClF3 की बात किया तो मैंने बोला लोन पेयर उस जगह पे रहेगा जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, या क्योंकि वो न्यूक्लियस से क्लोजनेस होता है। तो जब मैंने ClF3 बनाया था तो उस जगह पे आपका जो हाइब्रिडाइजेशन था sp3d था, और बॉन्ड एंगल जो था वो 120 था। यानी ये जो यहाँ पे आपका जो बना था, इस जगह पे हमने इस तरह से जोड़ा था ना, तो ये इस तरीके से जुड़ता था। ये देखो तो, हाँ याद आ गया। तो यहाँ पे जो आप बॉन्ड एंगल दिख रहे हैं, ये बॉन्ड एंगल था कितना, 120 का था। अगर मैं इसका सिस्टमेटिक पूरा स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा था। थोड़ा समझना बच्चों, चीजें कुछ नहीं है, अगर समझ में आ गया तो जीवन आपका सफल है। मैंने इसका इस तरह से स्ट्रक्चर सॉरी यहाँ पे बना दिया, और इस तरीके से मैंने कुछ ऐसा कर दिया, और आपने बड़े अच्छे तरीके से बोला हाँ सर बिल्कुल, एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। ठीक है, मैंने यहाँ लगा दिया, और यहाँ फ्लोरीन, और यहाँ फ्लोरीन, और यहाँ फ्लोरीन, कुछ ऐसा ही था स्ट्रक्चर। याद आ गया आपके समय के दिमाग में, क्लोज हो गया। अब आप देख लो यहाँ पे बॉन्ड एंगल था 120 डिग्री, और मैंने एक फॉर्मूला बताया था cos थीटा इज इक्वल टू s अपॉन s-1, और 120 की वैल्यू पुट कर दी तो परसेंटेज s कैरेक्टर आपका यहाँ पे 33.3% आया था। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना था, 90 डिग्री। फिर मैंने पुट किया cos थीटा इज इक्वल टू s अपॉन s-1, तो इस जगह पे cos 90 की वैल्यू 0 होती थी, परसेंटेज s कैरेक्टर 0 आया। ठीक है, इन दोनों से आप क्या देखें कि जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बच्चा इंक्रीज कर रहा है, एस कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है क्या, देखो तो 120 था तो 33.3% था, लेकिन 90 हुआ तो 0 हो गया। मींस आप सिंपल से यहां पे कंक्लूजन क्या निकाल के दे सकते हो कि समझने के लिए समझो कि जो ऑब्जर्व किया वो ऑब्जर्व क्या किया, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस तो एस कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है। इसको ऐसे भी समझ लो, याद करो sp हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर क्या है, 50% है, तो बॉन्ड एंगल क्या था, 180 डिग्री है। लेकिन sp2 में एस कैरेक्टर 33.3% है, और बॉन्ड एंगल क्या है आपका 120 है। यानी जैसे जैसे एस कैरेक्टर डिक्रीज होता है, बॉन्ड एंगल भी क्या होता है बच्चों, डिक्रीज करता है, और जैसे जैसे एस कैरेक्टर इंक्रीज करता है बच्चों, बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज करता है। ये छोटा सा कंसेप्ट आपने समझ लिया। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सबके दिमाग में ये हिट कर गया होगा, जो भी थोड़ा सा भी समझदार बच्चा है। बच्चे बच्चे हमेशा समझदारी होते हैं। तो आपने क्या देखा कि अगर बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रहा है तो एस कैरेक्टर, ये बी मतलब बच्चों होता है बॉन्ड एंगल, ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर, ये माइंड में सेट। अब जब मैं यहां बात करूं तो इस जगह पे जो बॉन्ड एंगल है बच्चों वो क्या है, यहां माइनस का साइन तो था, यहां पे बॉन्ड एंगल 72 डिग्री है, और इस जगह पे एक्सियल पोजीशन पे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है इस जगह पे। तो यहां पे इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल जो है वो 72 है, 120 नहीं, और एक्सियल बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो अब मुझे बताओ इन दोनों जगह पे किस पोजीशन पे एस कैरेक्टर ज्यादा है, तुरंत बता दो, तुरंत बताओ, जल्दी 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 जल्दी। आपने देखा कि एक्सियल में बॉन्ड एंगल 90, लेकिन इक्वेटोरियल में 120 नहीं, इस बार तो 72 डिग्री होता है ना बच्चों। तो आप देख रहे हो एक्सियल पोजीशन पे जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा है, इक्वेटोरियल पे कम है। और अभी आपने पढ़ा कि अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो एस कैरेक्टर ज्यादा, किस जगह पे एस कैरेक्टर ज्यादा है, तुरंत बोलोगे सर इस जगह में अगर XCF5 यानी sp3d3 की हाइब्रिडेशन की बात करूं तो एक्सियल वाले में एस कैरेक्टर ज्यादा और इक्वेटोरियल वाले में कम, क्योंकि बॉन्ड एंगल यहां पे कम है। तो अब बताओ लोन पेयर कहां रहना चाहेगा, जहां पे एक्स कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो एस कैरेक्टर कहां ज्यादा है बताओ, एक्सियल पे। यानी थियरी वही है, समझने की बात अलग अलग है। यहां पे बॉन्ड एंगल 120 था जो 90 से ज्यादा था, इसलिए ये पोजीशन पे एस कैरेक्टर ज्यादा था, लेकिन यहां बॉन्ड एंगल 72 है और यहां 90 है जो कम है, तो कम होगा तो एस कैरेक्टर कम होगा, एस कैरेक्टर कम होगा तो लोन पेयर वहां रहेगा जहां एस कैरेक्टर ज्यादा। तो यहां पे एक्सियल पे एस कैरेक्टर ज्यादा है, और आपको पता है परसेंटेज एस कैरेक्टर इज इक्वल टू क्लोजनेस टू द न्यूक्लियर। तो देखो चीजें समझने की बात होती है, टफ नहीं होता, समझदारी बहुत बड़ी बात है। समझा बच्चा लोग,
सबको समझ में आया? बहुत अच्छा। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चा बताओ XeF4 का स्ट्रक्चर, ये क्या है? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है ना बच्चों? तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है ना? तो इस जगह पे आपने Xc लगाया, यहाँ फ्लोरीन लगाया, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, और लोन पेयर इस जगह पे होगा, याद रखना। उसी तरह से SbCl2 माइनस का स्ट्रक्चर पूछे तो आपको पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3d2, तो इसमें जो लोन पेयर होगा वो कहाँ होगा? एक्सियल पोजीशन पे ही रहेगा। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखना। इसी को बुक में लिखा है मॉडिफाइड बेंट रूल। बोलो, सामने वाले को प्रूफ हुआ? सामने वाला समझ में आया? ये वीवीआई है। तो अगर कॉपी में आपने लिख दिया तो सामने वाले को डंके की चोट पे समझा के आओगे और बता दोगे कि नॉलेज क्या होता है। बोलो, समझदारी है? अगर इसका ये एसबी है, सॉरी एसबी है, तो इस तरह से इसका भी स्ट्रक्चर बना लो। यहाँ पे लगा दिया एसबी, यहाँ पे आपका क्या है बच्चों? Cl Cl Cl, और यहाँ पे Cl, और एक इस जगह पे Cl, और लोन पेयर इस जगह पे, और पूरे पे 2 माइनस कर दो। चलिए, समझ में आया लोन पेयर क्यों कहाँ रहा? बहुत अच्छी बात है। इसी को बोला जाता है बेंट रूल। अब अगर कहीं से आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाए, महान से महान राइटर की बुक भी पढ़ लोगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें आपको समझ में आ गई विथ प्रूफ। सिर्फ मैंने थियरी नहीं बताई, प्रूफ के साथ आपको समझा दिया, क्वेश्चन भी करा दिए, एस कैरेक्टर ढूंढते कैसे हैं, चीजें समझ में आ गई। तो थोड़ा सा अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ लो, क्योंकि चीजें अभी समाप्त। चलो रेडी सेटी गो, लिखो ड्रैगो रूल। पहले ड्रैगो रूल का स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद अपन बात करेंगे। लिखो ड्रैगो रूल। अकॉर्डिंग टू ड्रैगो व्हेन central atom of the compound is of third period or below this period, मीन्स फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, ऐसे भी लिख देना। फिर से मैं बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू ड्रैगो when the central atom of the compound is of third period or below this of periodic table, then lone pair is present in stereochemically inactive s orbital, stereochemically inactive s orbital, and bonding will take place through pure p orbital, ठीक है। here electronegativity of the surrounding atom must be less than or equal to 2.5, must be less than or equal to 2.5, लिख लिया। then there is no hybridization, and bond angle is nearly 90 degree, लिख लिया। अब आ जाओ, अब मैंने बना दिया NH3 PS3, उसके बाद AsS3, उसके बाद बच्चों SbH3, ठीक है। इस जगह पे आपने देख लिया? हाँ जी सर, बहुत अच्छी बात है। अब आप देखते हो
अब मैं जनरली आपसे पूछ बैठूं तो सबके पास एक लोन पेयर है और आप सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या लिख के आओगे, sp3। और सबके पास एक एक लोन पेयर है तो आपको पता है सबका शेप पिरामिडल होगा, तो बॉन्ड एंगल अराउंड 107 डिग्री के आसपास होगा, जो कि आपने ns3 में देख लेते हो बिल्कुल। और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 लिख के आते हो। अब बाकी सबके केस में भी आप sp3 अगर लिख के आ गए तो आप हो गए गलत। इन जगह पे इन सब का जो बॉन्ड एंगल होगा वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90 डिग्री होगा, और इन सब का कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। यानी जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो प्योर p ऑर्बिटल ने इन्वॉल्व किया, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के थ्रू नहीं बना है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो क्या बोला, धीरे धीरे समझते चले जाओ। यहां पे लिखोगे नो हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर बच्चा लोग? ठीक है, यानी जब मैं NS3 का स्ट्रक्चर लिखता हूं, सॉरी हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं 1s2 2s2 2p3, और इस जगह पे हम लोग लिखते हैं इस तरीके से। क्या सबको याद है? और आप कहते हो 1s और 3p मिलके sp3 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया और ये NS3 का सर फॉर्मेशन हुआ इस तरीके से। देखो तो बच्चों, थोड़ा बड़ा ध्यान से समझो, हड़बड़ी तो मैं करूंगा नहीं, तुम लोग को बिल्कुल जो जो मैंने पढ़ाया है उसको थोड़ा समझ लो। और इस तरीके से सर लोन पेयर रहता है। तो ये जो बॉन्ड बना सर वो sp3s, यानी जो n और h के बीच में, n क्या लिया, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और h का s में होता है, तो ये भी जो बॉन्ड बना वो sp3s ओवरलैपिंग से बना, और ये भी जो बॉन्ड बना sp3s ओवरलैपिंग से बन गया। ये सबके दिमाग में सेट है, याद करो, जब हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग में पढ़ा रहा था ये आपके सेट हो गया। लेकिन जब मैं ps3 की बात करता हूं तो याद रखना, ये जो ps3 है, आपको पता है फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। लिखते हैं क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। यानी इसका भी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल वाइज मैं लिखूं तो कुछ इस तरीके से होता है। हाँ, तो अब इसमें कहता है कि इस जगह पे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ ये जो p ऑर्बिटल हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे। कहने का मतलब, जब मैंने ps3 का स्ट्रक्चर बनाया, सपोज करो बिल्कुल ns3 जैसे मैंने बना लिया, अभी मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूं कैसा कैसा स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में तो आपको ns3 बस बस बता रहा हूं। तो ये जो बॉन्ड बना वो पीएस ओवरलैपिंग से बना, पी ऑर्बिटल, फास्फोरस का पी ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का एस से, और यहां पे भी पीएस। लेकिन जब नाइट्रोजन के केस में देखता हूं तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, यानी यहां पे हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन इस जगह पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। तो इसी को ड्रैगो ने बोला था कि अगर थर्ड पीरियड में हो, फास्फोरस कौन से पीरियड में होता है, थर्ड पीरियड, और नाइट्रोजन कौन से पीरियड में होता है, सेकेंड पीरियड में होता है। तो अगर थर्ड पीरियड और उससे लेस देन में हो जाए तो उस जगह पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो प्रेजेंट कहां होगा बच्चों, इनएक्टिव s ऑर्बिटल में, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव s ऑर्बिटल में होगा। और बॉन्डिंग किससे टेक प्लेस होगा, थ्रो p ऑर्बिटल से। यानी ये जो बॉन्ड बना ये ps ओवरलैपिंग से, लेकिन ये जो बॉन्ड बना वो sp3s ओवरलैपिंग से। तो जब हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं तो नॉर्मल अप्रोच होगा। तो नॉर्मल जब अप्रोच होता है बच्चों तो सीधा सीधा सबका बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90। अरे नॉर्मल मतलब ऐसे ही तो सीधा सीधा ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग हो जाएगा ना, तो ओवरलैपिंग हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। इसी को ड्रैगो ने समझाया था और अपने रूल में बताया था। देखो पहली बात एक चीज समझ लो, हाइब्रिडाइजेशन भी एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड एंगल को मेजर किया और फिर कंसेप्ट दिया। पहले कंसेप्ट नहीं दिया, पहले देखा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं ये 107 है, क्यों सबका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90 डिग्री आ रहा है। कब उसने कंसेप्ट दिया कि शायद रीजन ये है। तो यानी इनके केस में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, सिंपल ओवरलैपिंग है, यानी पीएस ओवरलैपिंग, लेकिन यहां पे हाइब्रिडाइजेशन है। और जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आपको पता है बॉन्ड एंगल क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो 109 डिग्री से थोड़ा कम होगा क्योंकि एक लोन पेयर है, लेकिन इनमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। यही है ड्रैगो रूल। और ये जनरली आपको दिखता किसमें सबसे ज्यादा, ग्रुप 15 और ग्रुप 16, ठीक है, के हाइड्राइड में।
जब आप पी ब्लॉक पढ़े होगे तो ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के हाइड्राइड में ऐसा दिखता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे क्या इनमें हाइब्रिडाइजेशन है, नहीं, तो इनका बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री के आसपास हो जाएगा। और अगर एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल लिखने बोले तो इसका क्या होता है 93.8 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा 91.8 डिग्री, और इसका क्या हो जाएगा 91.3 डिग्री। अब यहां तक तो समझ में आ गया। अब आपसे कोई पूछे कि सर एक चीज मुझे बताइए, PS3 में आपने बोला नो हाइब्रिडाइजेशन, सिर्फ प्योर पी ऑर्बिटल काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो क्या सर PCl3 में भी तो हाइब्रिडेशन sp3 है, तो क्या PCl3 में भी नो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या? तो मैं आपसे बोलूंगा कि बच्चा नहीं, थोड़ा मेरी बात कान खोल के सुनो, यहां पे नो हाइब्रिडेशन नहीं, यहां पे sp3 होगा। क्यों? क्योंकि जो साइड में जो एटम है, सराउंडिंग एटम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम नहीं, ज्यादा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी 3, लेकिन हाइड्रोजन की क्या है 2.1। तो ये जो कंडीशन है ये जनरली ग्रुप 15 और 16 के हाइड्राइड में दिखता है। तो गलती से भी PCl3 में नो हाइब्रिडाइजेशन लिख के मत आना, क्योंकि फास्फोरस के साथ कौन जुड़ा है, क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज्यादा होती है, उस केस में ड्रैगो रूल नहीं लगेगा। तो समझा? इसीलिए इसी कारण के चलते अगर आपसे कोई पूछे PH3, तो आपको पता है PH3 जो होता है लेस बेसिक होता है। याद करो, बताया था ना, डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या होता है बच्चों, डिक्रीजिंग मोड पे आता है। क्यों बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजिंग मोड पे आता है? क्योंकि जो फास्फोरस जो है ये अपना लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं करता, इजीली डोनेट नहीं करता। समझ में आया बच्चों? लेकिन NH3 में क्योंकि ये कहां है, इनएक्टिव एस, केमिकली इनएक्टिव s ऑर्बिटल में है, और s ऑर्बिटल न्यूक्लियस से क्लोज होगा, तो जब ये डोनेट नहीं करेगा तो क्या लुईस बेस शो करने की टेंडेंसी घटेगी ना, यानी इसलिए लुईस बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज करता है। लेकिन अमोनिया में ऐसा नहीं होता, अमोनिया में लोन पेयर, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली, लोन पेयर इजीली डोनेट करता है। और जब NH3 और H2O को तुम मिलाते हो तो आपको पता है NH4OH बनता है। लेकिन जब PS3 और H2O को आप मिलाते हो तो बोलते हो नो रिएक्शन, यानी रिएक्शन प्रोसीड करने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है बच्चों, वीक बेस है, और ये अपना लोन पेयर वाटर को देता नहीं है। लेकिन ये अपना लोन पेयर वाटर को देता है, तो वाटर को देगा तो NH3 क्या बन जाएगा, NH4 प्लस बन जाएगा, और दोनों के बीच में कंपाउंडेंट क्या बनता है, NH4OH बनता है। इसीलिए जब भी PS3 का कॉम्बिनेशन करना है यानी डिसॉल्व करना है तो आपको किसकी जरूरत होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये वीक बेस है। और वाटर आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है ही नहीं, वाटर तो वीक एसिड है, या वाटर को आप बोलो न्यूट्रल है। समझ में आया? तो क्यों PS3 वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देता, आप सामने वाले को डंके की चोट से बता सकते हो और कह सकते हो कि सर हम लोग ड्रैगो रूल पढ़ के आ चुके, ये इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव s ऑर्बिटल में होगा, और s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है, तो अपना लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं करेगा। लोन पेयर नहीं डोनेट करेगा तो लुईस बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज करता है। समझ में आया बच्चा? अरे आया कि नहीं बताइए? अगर आ गया है तो भैया मजेदार तरीके से आप इंजॉय कीजिए। दुनिया में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है क्लास 12 तक, देखो मैं BSc MSc का टीचर तो हूं नहीं, और वैसे भी मेरा नॉलेज उतना ज्यादा है नहीं, तो अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं हमेशा सॉरी बोलता हूं, पहले से ही बोल देता हूं, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ गया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए, ये है ड्रैगो रूल, और इसी यही चीज अगर मैं H2O में लिखूं, H2S में लिखूं, H2Se में लिखूं, और H2TE में लिखूं, तो आपको पता है कि इन सब के पास दो दो लोन पेयर हैं, लेकिन यहां पे नो हाइब्रिडाइजेशन है अकॉर्डिंग टू ड्रैगो रूल, याद रखना। और H2O में हाइब्रिडाइजेशन है sp3,
ठीक है, इसलिए H2O का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है, लेकिन इन सब का बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री, ऑलमोस्ट बोला है, लेकिन अरेंज करने बोले तो डाउन द ग्रुप आपको पता है बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है, लेकिन मैंने पूछा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम क्यों होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो ये जो ड्रैगो रूल है ये हाइड्राइड ग्रुप 15 और 16 के हाइड्राइड में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको दिखता है। तो अगर इन चीजों को आपने पढ़ लिया तो फिर से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप सो चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई, ड्रैगो रूल समझ में आ गया, बेंट रूल समझ में आ गया, चैप्टर के बेसिक सारी चीजें मैं आपको बता चुका, इलाबरेट करके बता चुका हूं। अब जो है मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है, नेक्स्ट क्लास भी मैं कल लूंगा, और कल नेक्स्ट क्लास इसी 11 ओ क्लॉक के बीच का टाइमिंग होगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और टाइप ऑफ फोर्सेस। टाइप ऑफ फोर्सेस में मैंने क्या क्या बोला था याद करो, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी उसी में आ जाएगा, मतलब एक साथ ही पढ़ाने वाला हूं। वंडरवाल में आपका डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल, लंदन फोर्स, जितने जितने फोर्स आज तक हैं जो कि केमिकल बॉन्डिंग का दूसरा पार्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो कल का भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। और केमिकल बॉन्डिंग में मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ कवर कर लिया, और कल जैसे ही मैं उस टॉपिक को पढ़ा दूंगा तो केमिकल बॉन्डिंग भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपका स्टार्ट करूंगा चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो कि और एक बेहतरीन इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। जिसको पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आता है उसको फिर से और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये तीनों पढ़ के चले जाओ तो क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, एस ब्लॉक पढ़ेंगे, पी ब्लॉक, उसमें प्रॉपर्टीज है, सिर्फ रट्टा मार काम चलता है, लेकिन इन तीनों चैप्टर में समझने की चीज है। तो चलिए एनीवेज, आई होप सो चीजें हो चुकी है। किसी को कोई पर्सनली डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं क्लास रैप अप कर रहा हूँ।